अस्सलामुअलैकुम। आपके अपने चैनल में खुश आमदीद। आइए आज सुनते हैं एक सनसनीखेज और डरावनी कहानी। कहानी सुनने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, बराए मेहरबानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी कहानियाँ इस चैनल पर सुन सकें। आइए कहानी शुरू करते हैं। खूनी मोबाइल। गर्मियों की रात थी। चांद रोशन रोशन था, जिसकी चांदनी हर सू फैली हुई थी। इस कच्चे से घर के सेन में 3 चरपाइयाँ बिछी थी, जिन तक पर एक मर्द, एक औरत और एक नौजवान लड़की आतिका थी। आतिका के वालिदैन सो रहे थे, लेकिन आतिका की आंखों में नींद का नाम तक ना था। वो करवट बदलने लेटी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथों में मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन रोशन थी। लगता था कि मैसेज पर गपशप लगाई जा रही थी। कुछ सेकंड स्क्रीन को देखते रहने के बाद वो मैसेज टाइप करती और फिर सेंड करने के बाद इंतज़ार करने लगती। जब इसके मैसेज का रिप्लाई आता तो इसको पढ़ते हुए इसके होंठों पर फैली मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो जाती। आतिका की उम्र 17 साल थी। गांव के माहौल और गरीब वालिदैन, इसने मैट्रिक तक पढ़ा और फिर अकलौती औलाद होने की वजह से ज़िद करके कॉलेज में दाखिला ले लिया, जो कि इनके गांव से कुछ दूर शहर में था। आतिका गांव में पली बढ़ी थी, जबकि शहर में मॉडर्न लड़कियां और इनके पास मोबाइल और मोबाइल के मुतालिक दिलचस्पी से भरी बातें, जिन्हें सुन सुनकर आतिका भी मोबाइल लेने के लिए मचलने लगी। और फिर आखिरकार एक दिन इसकी रोज़ रोज़ की ज़िद के आगे इसके वालिद ने हथियार डाल दिए और इसके लिए मोबाइल ख़रीद लिया। कॉलेज में इसकी कुछ सहेलियां बन गई थी, जो कि अपने अपने फ़ोन पर अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज और कॉल पर बात करती रहती और फिर अपने किस्से खूब मिर्चा मसाला लगा लगा कर सुनाती। आतिका को इस खेल से बहुत डर लगता था। वो किसी भी लड़के को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। इसे एक तो अपने वालिदैन की इज्जत का पास था और दूसरा इसके वालिद इससे मोहब्बत भी बहुत करते थे, लेकिन वो गुस्से के भी बहुत तेज़ थे, इसलिए वो इस खेल से डरती थी। लेकिन अब तक अपनी सहेलियों की मोहब्बत और रोमांस से भरपूर बातें सुनकर और इनकी मोहब्बत और प्यार भरे मैसेज पढ़ पढ़ के, जो कि इसके दोस्त ख़ास तौर पर इसको पढ़ाती थी ताकि वो भी किसी लड़के से फ्रेंडशिप कर ले, आतिका की सोच भी आखिरकार बदल गई। आतिका चरपाई पर लेटी मोबाइल से खेलती तिरछी नज़र से वालिदैन की तरफ भी देख रही थी। और जब इसे यकीन हो गया कि इसके वालिदैन अब गहरी नींद सो गए, तो वो आहिस्ता से उठी और दबे पांव एहतियात से दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसका मुंह दरवाजे की तरफ, लेकिन ध्यान अपने वालिदैन ही की तरफ था। और फिर दरवाजे के पास पहुंचकर इसने आहिस्ता से कुंडी खोली और एक आखिरी नज़र वालिदैन की चरपाइयों पर डाली। और इसी वक्त इसका सांस जैसे सीने में अटक सा गया, क्योंकि इसके वारिद करवट बदलकर अचानक उठ बैठे थे। तनवीर। तनवीर की उम्र 30 साल थी और वो एक भरपूर जवान और अपनी उम्र से काफ़ी छोटा दिखाई देता था। वो सही मायनों में एक उम्र चोर जवान था, शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप। इसमें सन्फ नाजुक के लिए एक ख़ास किस्म की कशिश थी। वो खूबसूरत तो बहुत था, लेकिन इसकी दिलकश बातें लड़कियों को इसका गर्विदा कर देती। आतिका भी तनवीर को अपना दिल दे बैठी और फिर तनवीर का नंबर लेने में इसने कोई मुश्किल पेश ना आई। तनवीर पढ़ा लिखा जवान था। वो आतिका के बराबर वाले गांव में रहता था और इसी गांव के बाज़ार में इसकी कपड़े की दुकान थी। और इसने अपनी दुकान की पब्लिसिटी के लिए बाकायदा अपने नाम पर दुकान के कार्ड प्रिंट करवा रखे थे, जिस पर इसका नंबर दर्ज था। इस तरह से तनवीर का नंबर ना सिर्फ आतिका बल्कि बहुत सी लड़कियों के मोबाइल में चला गया था। तनवीर को मैसेज आते रहते थे मुख्तलिफ नंबरों से, लेकिन वो पढ़ लिख कर अगर मैसेज अच्छा लगता तो मुस्कुरा देता, लेकिन इसने कभी जवाब ना दिया था। एक दिन जब के इसके पास काफ़ी रश था, इससे एक मैसेज आया। वो हर मैसेज को एक नज़र ज़रूर देखता था। वो मैसेज भी एक नए और अनजान नंबर से था। जब से देखा तुमको बेखुद सी हूँ मैं, ख्वाबों में ख्यालों में तेरा ही चेहरा है, नज़र जाती ही नहीं और कहीं भी अब तो तेरे चेहरे का अब कितना गहरा है। रश की वजह से तनवीर ने जल्दी से मैसेज पढ़ा और फिर ग्राहकों में मसरूफ़ हो गया। इस मैसेज के बाद तो जैसे मैसेजेस की बारिश होने लगी।
इसने फ़ोन को साइलेंट पर लगा दिया और ग्राहक डील करने लगा, लेकिन इसका ध्यान फ़ोन की तरफ ही था। जब दोपहर हुई तो ग्राहक बिल्कुल ना रहे। गर्मियों की गर्म दोपहर थी, इसीलिए किसी के आने का अमकान बहुत ही कम था। इसने दूसरे मैसेज पढ़े जो कि इसी नंबर से आए थे, और आखिर मैसेज पढ़ते ही इसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अब आपकी तरफ से भी कुछ हो जाए। तनवीर ने कोई जवाब देना मुनासिब ना समझा और नमाज ज़ोहर के वक्त नमाज पढ़कर घर चला गया और खाना खाते ही कुछ देर के लिए आराम की गर्ज से लेट गया। लेकिन इस न्यू नंबर के बारे में इसे कुछ तजस्सुस सा था। इसने कॉल मिलाई, लेकिन आगे से बड़ी बिजी कर दिया गया। कॉल नहीं प्लीज़, मैसेज। कॉल के फ़ौरन बाद ही इसे मैसेज रिसीव हुआ। आप पहले अपना तारुफ तो करवाएं, तनवीर ने लिखा। इतनी जल्दी क्या है जनाब, तारुफ भी हो जाएगा। इस तरह तनवीर की एक अनजानी लड़की से एसएमएस पर फ्रेंडशिप हो गई। दोनों ही कॉल करने से इज्तनाब करते थे, बस मैसेज ही मैसेज। कुछ दिनों बाद एक सुबह इसकी दुकान पर दो लेडीज़ आई, जिसमें से एक 40 साल के करीब उम्र की खूबसूरत सी औरत थी और इसके साथ एक 17 साल की एक खूबसूरत सी लड़की। तनवीर मुख्तलिफ कलर और डिज़ाइन के कपड़े निकाल निकाल कर इन्हें दिखाने लगा। लड़की थोड़ा पीछे हटकर बैठी थी। औरत ही हर कपड़े को देखती और इसकी तरफ बढ़ा देती। इसी वक्त तनवीर को एक हल्की सी मिस कॉल आई और फिर इसके फ़ौरन बाद ही एक मैसेज भी आ गया। तनवीर ने मोबाइल निकालकर मिस कॉल और फिर मैसेज पढ़ा। मैं आपके सामने बैठी हूँ। मिस कॉल और मैसेज इसी नंबर से था। तनवीर ने एकदम से सामने बैठी कपड़े देखती इस औरत की तरफ देखा, लेकिन वो इस तरह कपड़े देखने में महूर थी कि इसकी नज़र पर इसे यंग लड़की की तरफ उठ गई। तो इसे इसके चेहरे पर एक दिल अवेज मुस्कुराहट और हाथों में मोबाइल फ़ोन पकड़ा नजर आया। इसकी आंखों में एक शरारत सी नजर आई। तनवीर को इतनी छोटी सी लड़की देखकर एक हैरत का झटका लगा। इसके एसएमएस से तो यूँ महसूस होता था जैसे कोई मैच्योर लड़की होगी, लेकिन यहाँ तो एक 17 साल की लड़की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत। और फिर वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने लगे, तनवीर और आतका। आतका की क्लास फेलो लड़कियाँ चोरी छुपे अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमा फिरा करती थी, लेकिन आतका में इतनी हिम्मत ना थी। वो हफ्ता भर बाद तनवीर की दुकान पर कपड़े लेने के बहाने चली जाती। कभी कभी इसकी अम्मी साथ होती और कभी अकेली। बस वो दोनों एक दूसरे को देखकर और हल्की फुल्की गपशप लगाकर प्यास बुझाते। एक दिन तनवीर आतका का एक मैसेज पढ़कर परेशान हो गया। अगर मैं तुमसे खफा हो जाऊं तो मुझे कैसे मनाओगे? यार मैं तुम्हें खफा ही नहीं होने दूंगा, तनवीर ने जल्दी से लिखा। नहीं फिर भी अगर हो गई तो? आतका ने पूछा। फिर मैं मनाने की कोशिश करूंगा, तनवीर ने कहा। वही तो बताओ कैसे मनाओगे? इसके बाद तनवीर के पास कोई जवाब ना था। अरे यार, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? कोई रोमांटिक, कोई प्यार भरी बात, कोई किस लेने देने की बात करो जिससे मैं फ़ौरन मान जाऊं। जब तनवीर ने कुछ देर तक मैसेज का जवाब ना दिया तो आतका ने खुद ही मैसेज कर दिया। देखो प्लीज़, ये बातें अच्छी नहीं लगती, हम तो बस फ्रेंड्स हैं और बस। लेकिन आतका ना मानती थी और ना वो मानी। नहीं, आज तुम मुझे रोमांस के मुतालिक कुछ बताओगे बस, या फिर आज से हमारी दोस्ती ख़त्म। आतका की यह बात पढ़कर तनवीर के दिल में जैसे हलचल सी मच गई, क्योंकि इस वक्त तक तनवीर को आतका और इसके मैसेजेस की इतनी आदत पड़ गई थी कि इसके लिए ये सब छोड़ना नामुमकिन था। फिर इसके बाद दोनों में एक रोमांस भरी गपशप चल पड़ी, जो कि बहुत आगे तक चली गई, और फिर इसके बाद दोनों ही को इस गपशप में मज़ा आने लगा। आतका बहुत एडवांस होती जा रही थी, साथ ही साथ तनवीर भी, जो अपनी बीवी और बच्चों को टाइम भी ना दे पा रहा था। फिर जब तनवीर को थोड़ा होश आया और फिर इसको अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगी, तो इसने आतका से किनारा कशी इख्तियार करना चाहिए, जो कि थी तो बहुत मुश्किल, लेकिन अब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। अब इसे दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था, आतका या फिर इसकी बीवी और बच्चे। इन ही दिनों इसके मोहल्ले में एक शादीशुदा नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। लड़की के फ़ोन से दो नौजवान लड़कों के नंबर मिले और फिर पुलिस इन लड़कों को पकड़ कर ले गई। इनकी खूब शितरोल हुई, बहुत मुश्किल से इनकी ज़मानत हुई।
लेकिन पुलिस ने ठीक ठाक पैसा बटोर लिया। वो दोनों बाहर तो आ चुके थे, लेकिन इनकी बदनामी इतनी हो चुकी थी कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही ना रहे। और फिर कुछ दिनों बाद वो इलाके से गायब हो गए। इस वाक़ये से तनवीर बहुत ज़्यादा डरा। इसे भी अपनी इज्जत और घर वालों की जान खतरे में नज़र आने लगी। इसके बाद कोई कॉल या मैसेज ना करना प्लीज़। तनवीर ने इसी दिन आतिका को कॉल की और फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद आतिका का रद्द अमल शदीद था। ओए ऐसा क्यों? बस मैं अब इस किस्से को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। और फिर तनवीर ने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आतिका ज़ख्मी नागम की तरह फंकारने लगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तनवीर ने मोबाइल ऑफ कर दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन इसके दिल में अजीब अजीब वसवसे जन्म ले रहे थे। वो बहुत परेशान था कि अब ना जाने क्या होगा। इसे बहुत दुख और अफसोस होने लगा कि इसने बहुत गलत किया, दोस्ती करके बहुत ही गलत किया। इसने पूरा दिन मोबाइल बंद रखा और जब रात को सोने की घर से चारपाई पर लेटा तो इसे आतिका से की हुई तमाम बातें याद आने लगी। फिर इसके जहन में आया कि इसके तो बहुत से मैसेजेस आतिका के मोबाइल में महफूज होंगे। इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और फिर आतिका के बहुत से मैसेजेस रिसीव होने लगे, जो कि तनवीर के फ़ोन ऑफ करने से इकट्ठे हो गए। प्लीज़ ऐसा ना करो लिली, आई लव यू, मैं अब तुम्हारे बिन नहीं रह सकती, इस तरह के बहुत से मैसेजेस थे। लेकिन आखिरी मैसेज पढ़ते ही इससे चक्कर से आ गए। वो उठकर बैठ गया। इसे अपने दिल पे एक अनजाना सा बोझ महसूस हुआ, तो वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, लेकिन इसके पैरों तले से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई, कमरा हिलता हुआ महसूस हुआ और वो फिर गिरता ही चला गया। इससे जिस बात का डर था वो ही बात हो गई थी। इसकी बीवी ने जब अपने शोहर की ऐसी हालत देखी तो इसे तशवीश हुई। इसने हिम्मत करके जैसे तैसे बिस्तर पर डाला और भागकर इसके लिए पानी ले आई। साथ ही इसका मोबाइल, जो कि नीचे पड़ा हुआ था, इसकी स्क्रीन जगमगा रही थी, उठाकर तकिए के नीचे रख दिया। तनवीर को जब होश आया तो इसने अपनी बीवी को अपने बिस्तर पे बैठे पाया, जो कि हाथ का पंखा चला रही थी। तनवीर के दिल पर एक भूसा सा लगा। हिरम, तो कब तक यूं पंखा झुलाती रहोगी? जाओ सो जाओ, मैं अब ठीक हूँ। ये कहकर इसने बीवी को बच्चों के पास दूसरे कमरे में भेज दिया। इसकी बीवी तो जैसे हुक्म की गुलाम थी। इसने ये तक ना पूछा कि आपको अचानक क्या हो गया था। इसके जाते ही तनवीर ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, जिसकी मेमोरी में बहुत सी अनरीड मैसेजेस देखे, जो कि सारे के सारे आतिका की तरफ से थे। इसने वो मैसेजेस फिर से पढ़ा जिसने इसका होश से बेगाना कर दिया था। मेरे मोबाइल में तुम्हारे बहुत से मैसेजेस हैं। अगर तुमने मुझे छोड़ने का सोचा तो मैं खुदकुशी कर लूँगी और फिर मेरा फ़ोन मेरे वालिदैन और पुलिस को मिल जाएगा। आगे तुम पढ़े लिखे और सियाने बंदे हो। वो सारी रात तनवीर ने जाग कर गुजार दी। जिस बात का डर था आखिर वो ही होने जा रहा था। तनवीर ने जज्बात में बहकर बहुत से ऐसे मैसेजेस कर दिए थे जो कि लघुयात से भी बढ़कर थे। अब वही मैसेज इसके लिए ख़तरनाक होते जा रहे थे। तनवीर को अपनी इज्जत और अपने बीवी बच्चे बहुत ही अजीज़ थे। इसके जज्बाती मैसेज अब इसके लिए वबाले जान बनने वाले थे। आखिर पूरी रात जागते रहने के बाद इसने एक फ़ैसला कर ही लिया और फिर मुतमईन और मजबूरी में आतिका से इसी तरह गपशप कर लगाने लगा। इसी तरह एक साल गुजर गया। फिर से गर्मियाँ आ गई। अब इसके सोच के मुताबिक अमल करने का वक्त आ गया। आखिर तनवीर आतिका से अकेले में मिलने के लिए ज़िद करने लगा। आतिका आखिर मान गई और मुलाकात के लिए वक्त और जगह तय हो गई। इस रात बीवी और बच्चों के सोने के बाद तनवीर ने मोटरसाइकिल निकाली और आतिका के गांव की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद वो गांव के साथ खेतों में झाड़ियों के अंदर मोटरसाइकिल छुपा रहा था और खुद फसलों में ऐसी जगह छुप गया था जहां से खेतों में दाखिल होने वाला रास्ता बखूबी नजर आ रहा था। चांदनी रात थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, मौसम बड़ा सुहाना था। दूसरी तरफ आतिका घर के दरवाजे से निकलने ही लगी थी कि इसके वालिद अचानक चारपाई से उठ बैठे। आतिका का सांस जैसे गले में अटक गया, लेकिन इसके वालिद फिर लेट गए। अपने वालिद के वापस लेटने के बाद आतिका ने वालिद की तरफ देखा, जो अब के करवट बदल चुके थे।
और इधर उधर देखा आतका ने नहीं। तब तक आतका की जान में जान आई और जब जल्दी से घर से निकलकर खेतों की तरफ बढ़ने लगी तो तनवीर इसका मुंतज़िर था, जिसके मैसेज अब भी इसे आ रहे थे और आतका इन्हें पढ़ती एहतियात से मस्ती की चाल चलते हुए इसी से बढ़ रही थी जिसके बारे में इसे गाइड किया जा रहा था, क्योंकि वो मोबाइल को देखकर हाँ के अंदाज में सर हिला रही थी। और फिर खेतों में उगी फसलों ने आतका को अपने अंदर घूम कर लिया। वो चलते चलते गांव से बहुत दूर और फसलों के अंदर तक आ गई थी। अब इसे डर लगने लगा था। इसने जल्दी से तनवीर को कॉल मिलाई। पहली ही ट्यून पर कॉल रिसीव हो गई। तनवीर, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है। बस थोड़ा और आगे आ जाओ, तनवीर ने जवाब देकर कॉल काट दी। आतका के सामने घनी झाड़ियाँ थीं जिनके अंदर कुछ सरसराहट हो रही थी और फिर एक जोरदार खटका हुआ जैसे कोई सूखी टहनी टूटी हो। आतका बितक कर पीछे हटी और फिर इसकी आंखें जो कि झाड़ियों पर ही मरकूज थी हैरत से फैल गई और पीछे हटते हुए फसलों के अंदर गिरने लगी। तनवीर को आतका खेतों में दाखिल होती नजर आई। तनवीर फसलों के अंदर रहते हुए आतका से छुपकर इससे कुछ फासले रखकर चलने लगा। इसने अपने मोबाइल साइलेंट पर लगा दिया। तनवीर इससे छुपकर लेकिन इस पर नज़र रखे हुए काफ़ी दूर ले जाना चाहता था। वो आतका को मैसेज पर गाइड कर रहा था और आगे चलती जाए। काफ़ी दूर आने के बाद भी इसे कोई जगह पसंद नहीं आ रही थी कि घनी झाड़ियों के पास पहुंचते ही आतका की कॉल आ गई। आतका इसे इधर उधर मिलने का कह रही थी, लेकिन इसने थोड़ा मज़ीद आगे जाने का कह दिया। काल ख़त्म हुई ही थी कि इन घनी झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। साथ ही खटक खटक की ऊंची आवाज़ ने तनवीर को भी डरा दिया। आतका इतनी डरी के पीछे हटते हटते खेत में गिरती चली गई। इसी वक्त तनवीर की आंखें भी हैरत से फैल गई, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से दरमियाने कद का एक खूनख्वार भेड़िया छलांग लगाकर बाहर निकला था। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा होती जा रही थी। आंखें आतका पर लगी हुई थी। आतका की तो जैसे आवाज़ बल्कि सांस तक बंद हो गया। भेड़िया था तो दरमियाने कद का, लेकिन दरिंदा होता तो खतरनाक ही है। तनवीर ने जंप लगाकर भेड़िए के आगे अचानक आने का सोचा। हो सकता है भेड़िया डर कर भाग जाए, लेकिन फिर एक शैतानी ख्याल ने इसके जहन में पंजे गाड़े, जिससे सोचकर इसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेलने लगी। अगर भेड़िया आतका का काम तमाम कर देता है तो तनवीर आसानी से इसका मोबाइल ले लेता है और फिर वापस चला जाता। तनवीर के पहले ही ये प्लान था कि किसी तरह आतका से मोबाइल छीन सके या इसमें से मैसेज या कॉल मेमोरी ही डिलीट कर सके। इस वक्त भेड़िया ने एक गिराहट के साथ अपने आप को झुकाया जैसे कि हमला करने वाला हो, लेकिन आतका का कोई रद्द अमल ना हुआ। यकीनन वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अगला लम्हा तनवीर और शायद भेड़िए के लिए दोनों के लिए हैरान कुन था। अचानक ही घनी फसल से एक आदमी हाथ में बड़ा सा कुल्हाड़ा थामे छलांग लगाकर भेड़िए के सामने एक अजीब सा नारा लगाते हुए नमूदार हुआ। भेड़िया भी अचानक उस्ताद से थोड़ा डरा और पीछे हटा। तनवीर इस आदमी को गौर से देखता रहा था, जो कि अचानक कहीं से नमूदार हुआ था, और तनवीर को अपना प्लान डूबता नजर आने लगा। वो अकबर नाम का शख्स था, जो कि आतका के गांव ही का था और आतका इसी फसल में पड़ी थी। अकबर रात को अपनी फसलों की हिफाजत के लिए पहरा दे रहा था। रात के 12 बजे इसने आतका और फिर बाद में तनवीर को अपनी फसल में दाखिल होते देख लिया। वो तजस्सुस में आतका और तनवीर का पीछा करने लगा, और जब भेड़िया झाड़ी से नमूदार हुआ तो अकबर को आतका की ज़िंदगी खतरे में नजर आने लगी। वो एक दलेर इंसान था, इसीलिए इसने फौरन एक फैसला किया। और ठीक इसी वक्त जब भेड़िया आतका पर छलांग लगाने ही वाला था, कूद कर भेड़िए के सामने आ गया। भेड़िया अकबर के सामने अचानक नमूदार होने से डर कर पीछे हटा ज़रूर, लेकिन जब इसने अपने सामने एक इंसान को देखा तो इसने ज़बरदस्त दहाड़ के साथ अकबर पर हमला कर दिया। अकबर सामने तो तैयार हालत में ही आया था, लेकिन शायद इसे भेड़िए की इतनी जल्दी हमले करने की तौक़्क़ा ना थी। भेड़िया हवा में उड़ता हुआ इसके ऊपर जा पड़ा और इसका दायां पंजा अकबर के कंधे को खासा जख्मी करता निकल गया। अकबर ज़ोरदार आवाज़ से ज़मीन पर गिरा और इसके मुंह से एक सिसकी निकली। भेड़िया एक तरफ गिरने के बाद दोबारा फौरन उठा और अकबर के कपड़े कंधे से फट गए थे
और कंधे से खून निकलने लगा था। इसको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन इसने कुल्हाड़ी को दाएं हाथ में मजबूती से पकड़कर और भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत और गुस्से की चिंगारियां वाज़िह नजर आ रही थी। फिर एक इंसान और परिंदे की खूनी लड़ाई शुरू हुई। दोनों ही एक दूसरे पर वार करने लगे। अकबर बहुत बहादुरी से इस भेड़िए का मुकाबला कर रहा था। इसने 2-3 कारी वार भेड़िए के जिस्म पर कुल्हाड़ी से लगाए, लेकिन वो खुद भी बहुत जख्मी हो गया था। इतने जख्मी होने के बावजूद भी दोनों आमने सामने डटे हुए थे, एक दूसरे को घूर रहे थे। और फिर भेड़िए ने अकबर पर जस्त लगाई और इसकी गिराहट इतनी खतरनाक थी कि तनवीर, जो गुमसुम बैठा ये लड़ाई देख रहा था, इसका दिल डर उठा। आदका भी इसी वक्त जैसे होश में आ गई। भेड़िया उड़ता हुआ अकबर पर हमला आवर हुआ और इसका दायां पंजा अकबर के नरखरे पर पड़ा, लेकिन इससे पहले अकबर का हाथ चल चुका था और इसके हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई भेड़िए के सर में पेवस्त हो गई। साथ ही भेड़िए के पंजे ने अकबर का नरखरा उधेड़ दिया। दोनों ही साथ साथ गिरे और थोड़ी देर तड़पने के बाद ठंडे हो गए। तनवीर इस लड़ाई से सब कुछ भूल गया था, लेकिन जब अकबर और भेड़िया दोनों गिरकर साकित हो गए तो इसने जल्दी से आतका की तरफ देखा, जो कि आंखें बंद किए ज़मीन पर पड़ी लर्ज रही थी और इसका मोबाइल इसके पास ही ज़मीन पर पड़ा था। तनवीर के लिए अब मौका अच्छा था। वो आहिस्ता आहिस्ता आतका की तरफ बढ़ा और फिर मोबाइल के पास पहुंचते ही आतका की तरफ देखकर इसका मोबाइल उठा लिया। इसी वक्त आतका ने आंख खोल दी। इसकी आंखें जैसे खून से भरी हुई थी। तनवीर इसको अपनी तरफ घूरते देखकर डर गया, लेकिन फिर वो जैसे होश में आया और एक कदम पीछे हटकर जल्दी से पलटने का इरादा किया, लेकिन अचानक आतका ने अपने दोनों बाजू आगे किए और तनवीर की एक टांग पकड़ ली। तनवीर ने इससे अपनी टांग छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आतका पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। वो जोर लगाकर तनवीर को गिराने की कोशिश करने लगी। इसके मुंह से हेजान सी अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। तनवीर भी कमज़ोर ना था, लेकिन वो कब तक मुदाफ़त करता। आतका ने ज़ोर ज़ोर से झटके मारे तो वो गिरने लगा और गिरने से बचने के लिए इसने हवा में हाथ चलाए ताकि किसी चीज़ को पकड़कर गिरने से बच सके। वहाँ कुछ और तो ना था जिसे वो पकड़ सके, मगर इसके हाथ भेड़िए के सर में पेवस्त कुल्हाड़ी के दस्ते पर पड़े और कुल्हाड़ी निकलकर इसके हाथ में आ गई, जिससे वो गिरने से तो ना बच सका, लेकिन वो जब गिरा तो सीधा आतका के ऊपर जाकर गिरा। तनवीर खुद को संभालते हुए ऐसी पोजीशन में गिरा कि कुल्हाड़ी का फल इसके नीचे आ गया, जिस पर वो अपने पूरे वजन से गिरा और कुल्हाड़ी का तेज फल खच से आतका के नरखरे में जा घुसा। आतका के गले से खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ निकली और इसके हाथों ने तनवीर को छोड़ दिया और तनवीर को एक झटका लगा। ये क्या हो गया? तनवीर तो ऐसा कभी नहीं चाहता था। इसने जल्दी से कुल्हाड़ी वापस खींची तो आतका के गले से खून का ज़बरदस्त फुआरा छूटा और एक हचकी लेकर खामोश हो गई। इसकी आंखों में एक हसरत सी मंजमद होकर रह गई थी। तनवीर इधर ही जमकर रह गया और जब सुबह लोग खेतों में पहुंचे तो आतका का सर तनवीर अपनी गोद में रखे इससे बातें कर रहा था। लोगों ने पुलिस बुलवाई, लेकिन तनवीर पागल हो चुका था। इसे जेल के बजाय पागल खाने भिजवा दिया गया। पागल खाने में कभी कभी आतका की रूह से तनवीर बातें करते नजर आता है। वो मुस्कुराता है और इससे बातें होती हैं। आतका, मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ज़रूर लाऊंगा। मोबाइल के गलत इस्तेमाल ने कितना नुकसान कर दिया।